कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का मुझको है आज तक गम। मुझे माफ कर देना ओ जाने जाना, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनु भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है सर। ये गाना बताओ, पहले आप गाना क्यों गा रहे थे स्टार्टिंग में? वैसे ही गा रहा था, मेरे को अच्छे लगते हैं गाने गाने, बताओ। ठीक है, वो बात अलग है। मतलब उससे मेरे को नुकसान होता है, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा आयु होते हैं वो गाना सुन के आधे बच्चे भाग जाते हैं। मेरी आवाज़ ही ऐसी है। मुझे ना कई बार लगता है कि मेरी आवाज़ आप लोगों के कानों में कितनी चुभती होगी। मतलब पता नहीं आप मेरी आवाज़ को कैसे सुनते होगे, कैसे सुनते हो आप मेरी आवाज़? मतलब कैसे कान में फोम लगा के ताकि फिल्टर होके आवाज़ कानों में जाए, ऐसे ही सुन लेते हो? अगर ऐसे ही सुनते हो तो नालायको फिर मेरी आवाज़ में सो क्यों जाते हो कई बच्चे? तो मतलब कई बच्चे, मैं ये सोचता हूँ कि जो बच्चा मेरी आवाज़ में सो सकता है वो लो की क्लास में तो आराम से रेस्ट करता होगा। मतलब रजाई लेके रेस्ट करता होगा नालायक। मतलब जो बच्चा मेरी क्लास में सो सकता है सर, वो तो फिर कहीं भी सो सकता है। मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा। ऐसे नालायक बच्चे मेरी क्लास में हैं, आंखें खोल के सोने वाले बच्चे भी हैं। इधर देखो ध्यान से। चलो बातचीत नहीं करते अब। लास्ट क्लास में हमने क्लबिंग का चैप्टर खत्म किया, सेट ऑफ का चैप्टर उससे पहले हमने खत्म किया था। आज हमें क्लबिंग और सेट ऑफ के एमसीक्यूज करने हैं सर। सेट ऑफ के एमसीक्यूज मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए थे, वहां से आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। कई बच्चे हैरान थे क्लबिंग के एमसीक्यूज कहाँ हैं। क्लबिंग के एमसीक्यूज करेंगे हम स्कैनर से। जो मैंने आपको फ्री स्कैनर दिया है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हाईलाइट मैंने कर लिया, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और जो सेट ऑफ के एमसीक्यूज मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले थे, स्कैनर वाले तो आपने करने ही करने हैं, जो मैंने टेलीग्राम पे डाले थे वो आप यहाँ पे अलग से करेंगे जी। उसके आंसर मैंने नहीं दिए थे, आंसर अभी डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कितने बच्चों के सारे एमसीक्यूज सही है। ठीक है जी। और बुधवार को ना ध्यान रखना, बुधवार को वेनसडे को हम चैप्टर करेंगे डिडक्शन का जी। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर ली है, क्योंकि डिडक्शन में भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। पहले हम करेंगे डिडक्शन का, फिर हम करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम का, फिर हम करेंगे टीडीएस का। और मैंने ये डिसाइड किया है 30 जून को मैं 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट वाली सीरीज नहीं रखूंगा। रीजन, क्योंकि हमारा स्टूडेंट दरबार जो होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, क्योंकि 30 जून को फाइनली हमें इनकम टैक्स पैक करना है सर। जो भी आपके छोटे मोटे चैप्टर होंगे उसको हम कंप्लीट पैक कर देंगे, ताकि फिर 1 या 2 जुलाई से सेम टाइम पर हम कस्टम की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दें। ठीक है, और जीएसटी की रिवीजन हमारी रात को चल ही रही है। तो सर पूरा इनकम टैक्स, पूरा जीएसटी और पूरा कस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से रिवाइज हो जाएगा अगर आप डेली बेस पे यहाँ पे आ रहे हो जी। स्टार्ट करें क्लास? पक्का पक्का? इतना हंस क्यों नहीं, पहले तो ये बताओ नालायक को, मेरे कहीं मुंह पे कुछ लग तो नहीं रहा? यहाँ कुछ लग तो नहीं रहा मुंह पे? बच्चा हंस रहा है मेरे को देख के, पता नहीं क्यों हंसते हो आप मुझे देख के। बिल्कुल ही नालायक बच्चे हो चुके हो मेरी क्लास के आप। इधर देखो ध्यान से नहीं। आओ जी सेट ऑफ की बातें करते हैं जी। आओ जी, चलो ले चलो तुम्हें सेट ऑफ की दुनिया में। धरती पे ये दुनिया हमें चैप्टर के क्वेश्चन ना करने देगी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 1 इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है, इसको उठाना पड़ेगा। आओ जी उठाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, मिस्टर एक्स इंकर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड शेयर इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल ऑफ सच शेयर सच लॉस। क्या कहना चाह रहे हैं जी? वो ये बात कहना चाह रहे हैं मिस्टर एक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुए। मिस्टर एक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुए, और लॉस कहां से हुए? उन्होंने लिस्टेड शेयर बेचे, उसकी सेल से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुए। और उन्होंने उस पर एसटीटी पे किया, परचेज पर भी पे किया, सेल पर भी पे किया। अब वो कह रहे हैं जो भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुए उस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो पूछने चाह रहे हैं। अब बच्चा कह रहा है सर वैसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, आपने दिया क्यों है? मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप में से कई नालायक बच्चे ऐसे हैं जो कैपिटल गेन में अभी भी एक सेक्शन था 1038, वो कहीं वो पढ़ के ना बैठे हो। क्योंकि मे बी अगर आपको पता हो एक सेक्शन 1038 था जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाले सारे एग्जाम्प्ट होते थे। और मैंने क्लास में कहा भी था कि अब वो सेक्शन खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे 112A आ चुका है। और 112A में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10%। आप सब जानते हो, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10% से, तो क्या उसके लॉस का ट्रीटमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और आप सब जानते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही खत्म होते हैं और किसी इनकम से खत्म नहीं होते। बड़ा भाई किससे बात करेगा? बड़े भाई से बात करेगा। तो भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, किससे बात करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहले का आंसर बनेगा जी ए। कोई दिक्कत तो नहीं है रही? तो पहले का आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2।
हाय राम, इतना मुश्किल क्वेश्चन सर मेरे से नहीं हो पाएगा, प्लीज यार, मैं तो पेन नीचे रख रहा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 के कह रहा है मैक्सिमम पीरियड ऑफ फॉर विच स्पेक्यूलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। अपने आप बोल दो रही स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस, हाँ जी, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस कितने साल तक आगे जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है 4 साल तक आगे जाएंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था, एक तो ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, मतलब घोड़े के बिजनेस वाले लॉस हो गए, और आपके स्पेक्यूलेटिव वाले लॉस हो गए। ये दोनों लॉस जो होंगे वो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा आंसर ए ही बनेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 3,10,000 ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19 इज अलाउड टू सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ असेसमेंट ईयर 2021 ऑफ 5 लाख टू द एक्सटेंट ऑफ। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे 18-19 के हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं और 21-22 की इनकम है 5 लाख रुपए की, तो वो 3,10,000 रुपए के लॉस 5 लाख की इनकम से कहां तक खत्म होंगे? अब ये बच्चा देखो नालायक बैठा है, इसका तो मुझे कान ही पकड़ना पड़ेगा। इधर 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 मेरे साथ पास आओ। बच्चा कह रहा है सर 2 लाख रुपए आंसर आएगा। सर 2 लाख रुपए क्यों आएगा मेरे बच्चे? 2 लाख रुपए क्यों आएगा? 2 लाख रुपए तब होता है अगर करंट ईयर में लॉस सेट ऑफ करने हो, सेम हेड में कोई भी लिमिट नहीं होती, दूसरे हेड में 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। पहली बात तो ये लॉस करंट ईयर के नहीं है, और दूसरी बात सर सेम हेड में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, चाहे वो करंट ईयर की बात हो चाहे वो अगले साल की बात हो। अब लॉस भी हाउस प्रॉपर्टी के हैं और इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी की है, तो सारी इनकम जो होगी वो खत्म हो जाएगी। कितनी खत्म हो जाएगी? 3,10,000 रुपए तक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा जी, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो जी बिजनेस लॉस ऑफ करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ। आपने बोल दो रही बिजनेस के लॉस किस इनकम से खत्म नहीं होते जी? मेरे बच्चे, मेरे भिंडी, मेरे कद्दू, मेरे टिंडे कलर के बच्चे फटाफट से बताओ रही बिजनेस के लॉस किस इनकम से खत्म नहीं होते? बिजनेस के लॉस आपके सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते और कैजुअल इनकम से खत्म नहीं होते, बाकी हर किसी इनकम से खत्म हो जाते हैं। तो बिजनेस के लॉस सेट ऑफ नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते, ये हमारा आंसर बनेगा जी। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने सेट ऑफ के चैप्टर की रिवीजन की होगी ना, सारे क्वेश्चन आसान है जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है करंट ईयर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ। आपने बोल देना जी करंट ईयर के जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं उसको सेट ऑफ कैसे करते हो? मैंने कहा था करंट ईयर के लॉस आप सेट ऑफ करोगे, याद करो सेम हेड में, मतलब सेम हेड में तो कोई लिमिट नहीं होती, दूसरे हेड में आपकी 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। जो करंट ईयर के हाउस प्रॉपर्टी के लॉस होंगे सेम हेड में कोई भी लिमिट नहीं है और दूसरे हेड में आपकी 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। आपने बोल देना जी सेम हेड में नो लिमिट अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5वें का आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए। इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है ना सर, सही बताऊं मुझे उठाना पड़ रहा है। मेरा तो कई बार मन करता है कि सारे क्वेश्चन आप ही बैठ के कर लो। नहीं कर तो आप ही रहे हो, मुझे पता है चैट बॉक्स में आप आंसर लिख रहे हो, बट फिर भी मन करता है ये कितने आसान आसान क्वेश्चन है सर, क्या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे? आंसर इज यस। अगर आपने प्रोविजन सही ढंग से रिवाइज की है ना, अगर आपने रिवीजन सही ढंग से की है तो क्वेश्चन आसान ही बनेंगे जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यहां पे आप गलती कर सकते हो जी। मिस्टर रवि इंकर लॉस फॉर 4 लाख इन द प्रीवियस ईयर 2021 in the retail trade business against which of the following income earned during the year same year can be set off। हनी क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे 4 लाख रुपए के बिजनेस से लॉस हैं तो वो करंट ईयर में इस लॉस को किस इनकम से खत्म कर सकता है? प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फ्रॉम होलसेल क्लॉथ बिजनेस, यस खत्म कर सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यस खत्म कर सकता है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम, यस खत्म कर सकता है। ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज यस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद करो बिजनेस के लॉस सेम हेड में किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म हो सकते हैं। बिजनेस के लॉस करंट ईयर में किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म हो सकते हैं, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के। तो आपके सामने ना तो सैलरी की इनकम है और ना ही कैजुअल इनकम है, इन सारी इनकम से लॉस हमारे खत्म हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर निकल के आएगा, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो जी लॉस अंडर द हेड वो पीजीबीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ। कह रहे हैं बिजनेस के लॉस किस इनकम से खत्म नहीं होते? एक तो कैजुअल इनकम से खत्म नहीं होते और एक सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते। अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर भी कि कैजुअल इनकम और सैलरी की इनकम, ये 2 इनकम ऐसी हैं जिनसे लॉस हमारे खत्म नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बी एंड सी, ऑप्शन बी एंड सी ये हमारे करेक्ट आंसर बनेंगे जी। ओके है,
पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखो रिवर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे खत्म होंगे? जल्दी बोलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे खत्म होंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से खत्म होंगे। मैंने कहा था छोटा भाई है वो बड़े भाई से भी बात करेगा, छोटे भाई से भी बात करेगा, तो इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें चल रही हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, अब आएगा मजा जी। अब अगले आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, और मैं लिख के देने को तैयार हूं अगर अभी तक आपके सारे आंसर सही भी हैं। अब देखना आपके गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े। एक बार क्वेश्चन 9 देखना। क्वेश्चन 9 के, मिस्टर एक्स हैज अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए के हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 10-11, और इनकम उसकी हाउस प्रॉपर्टी के प्रीवियस ईयर 2021 में 10 लाख रुपए की। उस केस में क्या होगा? एक बार सोच के बोलना सर, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म होंगे? नहीं होंगे। यस होंगे, बट आप चेक करो 8 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जी। सर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस जो होते हैं वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, यहाँ पे 8 साल खत्म हो चुके हैं। अब जो लॉस मेरे प्रीवियस ईयर 10-11 के हैं, क्या प्रीवियस ईयर 2021 तक वो आएंगे? आंसर इज नो। और जब वो लॉस ही यहां तक नहीं आएंगे तो कोई भी लॉस सेट ऑफ की तो बात ही नहीं होगी। तो आंसर क्या बनेगा? लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड इट विल लैप्स, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे क्योंकि 8 साल जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर बनेगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जी, अगले दोनों क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, अगले दोनों क्वेश्चन आपने कर दिए ना, पूरी क्लास को सर मैं पिज्जा खिलाऊंगा अपनी तरफ से, पूरी क्लास को मैं पिज्जा खिलाऊंगा अपनी तरफ से सर। यकीन मानना, कई बच्चे कह रहे हैं सर हद हो गई, बिल्कुल ही झूठ की भी ना एक लिमिट होती है, कैसे पिज्जा खिला दोगे? क्या आपको हमारा एड्रेस पता है? मुझे आपका एड्रेस पता हो या ना पता हो, आपको तो अपना एड्रेस पता है ना। तो करना क्या है? स्विगी पे जाना, जोमेटो पे जाना, पिज्जा ऑर्डर करना, पैसे पे कर देना, पिज्जा खा लेना। मैंने यही तो कहा है पिज्जा खिलाऊंगा। अब हाँ, अगर आपको लगता है कि पिज्जा मेरे हाथ से खाना है तो मुझे वीडियो कॉल कर लेना, मैं हाथ से खिला दूंगा। मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरे सोनू, बताओ कैसी कैसी बातें करो सर। जान मांगी होती, बताओ मांगा भी तो क्या, पिज्जा मांगा। चलो सारी बातें छोड़ो री, सारी बातें छोड़ो, ये दोनों क्वेश्चन बस सही कर दो सर, ये दोनों क्वेश्चन सही कर दो ना, वाकई मुझे फील होगा कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ना। मिस्टर एक्स हैज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए के लॉस हैं जी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले हैं जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले हैं 5 लाख रुपए के। इस केस में कह रहे हैं टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? करो, गलती करो सर, गलत करो, मैं नहीं आंसर निकालूंगा सर। इसका आंसर पहले 1 मिनट में आपको दे रहा हूं ताकि आप गलत निकालो, फिर मैं सही निकलवाऊंगा। एक बार करना, कोशिश करना। बच्चा कह रहा है सर ये ना बार बार ना हमारा ना आप मजाक मत उड़ाया करो, ये क्वेश्चन हम आपको सही करके दिखाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूं आप सही करके दिखाओ नालायक। एक बार करके देखो फटाफट से, जल्दी देखो, जल्दी फटाफट से आंसर क्या निकल के आ रहा है मेरे बच्चे। मजा तो तब आएगा सर, मजा तो तब आएगा। मिस्टर एक्स हैज दी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए के हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के 5 लाख रुपए के हैं। इन दिस केस उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? बस ये बताओ जी, कितनी आएगी? 20,800, 20,800, 31,200। बस वही गलती कर रहे हो सर, वही गलती कर रहे हो। यही बच्चे हैं ना बाहर आके कहते हैं पेपर क्या था 100 नंबर का, नंबर आ रहे हैं 30-40। ऑप्शन नंबर बी नील आएगा, नील। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, मेरा तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा सर, आंसर ही नहीं आ रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो डी आएगा जी। चलो आओ जी, अब मैं कराता हूं। एक बार पहले ये बताओ ए किस किस का आ रहा है? आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए किस किस का आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए किसका है? ऑप्शन नंबर ए, कई बच्चे क्लास में है। ऑप्शन नंबर बी किसका है? नील वाले कितने बच्चे हैं? नील वाले, नील वाले कितने हैं जी? चलो कई बच्चे नील वाले भी हैं। ऑप्शन नंबर सी किसका है? 31,200, 31,200 किसका है? चलो जी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी किसका? नन वाले जी। मेरे ख्याल से मेजोरिटी क्लास जो होगी ना वो ऑप्शन नंबर डी के साथ होगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है, एक बार प्लीज हैंड रेस करना। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है प्लीज हैंड रेस करो। डी वाले एक बार प्लीज, डी वाले हैंड रेस करो। डी किन किन का? बिल्कुल ही गलत आंसर दिया नालायक को, आपने बिल्कुल ही गलत आंसर दिया। खुश हो रहे थे कि आपका सही है? नालायक बच्चों आप, नालायक, महान नालायक को, गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी किन का? सी, सी, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है जी। ऑप्शन नंबर ए किनका है? ए, ऑप्शन नंबर ए किसका है? ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है।
अच्छा, एक बच्चे का ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा था, कह रहा बल्ले बल्ले सर मेरा सही हो गया है, बल्ले बल्ले। नालायक, 100 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। और जिनका आंसर नील नहीं आया वो चेक करो आपने गलती कहाँ की है। सिर्फ यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे, तभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत होते हैं। एक बार चेक करना क्वेश्चन में है क्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक बात मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 5 लाख रुपए के हैं, उसके 2 टुकड़े करो, 1 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गए और 4 लाख रुपए टैक्सेबल हो गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप सब जानते हो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले होते हैं, 1 लाख एग्जाम्प्ट होंगे, 1 लाख से ऊपर वाले टैक्सेबल होंगे, 1 लाख एग्जाम्प्ट होंगे, 4 लाख रुपए आ गए। क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म कर पाऊंगा मेरे बच्चे? क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म कर पाऊंगा? आंसर इज यस। आपको मैंने पहले भी कहा था, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म हो सकते हैं और दूसरे हेड की इनकम से 2 लाख तक हो सकते हैं। तो या 5 लाख के लॉस हैं, 4 लाख की इनकम है, तो 2 लाख रुपए के लॉस से खत्म हो जाएंगे, 3 लाख रुपए के लॉस मेरे बैलेंस बचेंगे। तो अगर मैं 2 लाख रुपए के लॉस खत्म करूंगा तो बैलेंस इनकम कितनी बचेगी? 2 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गए। बच्चा कह रहा है यही तो किया है। अब जो 2 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे, 10% टैक्स लगा देंगे, 20,000 पे टैक्स आएगा, प्लस में 4% सेस आएगा, तो 20,800 ही तो बनेगा। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, एक बात बताओ, अगर आपके 2 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचे हैं, आपकी एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की है। याद करो, मैंने रिवीजन क्लास में भी आपको समझाया था, रेगुलर बैच वाले गलती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। रिवीजन क्लास वाले गलती करें फिर भी बर्दाश्त कर सकता हूं सर। याद करो, मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था कि जो भी आपकी बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यूज होती है। अब सोच के बोलना, यहां पे मेरी कोई भी इनकम नहीं है। अब अगर मेरी अदर इनकम ही 0 है, क्या पूरे क्वेश्चन में मेरी ऐसी कोई इनकम है जहां स्लैब रेट हो? आंसर इज नो। तो जो मेरे 2.5 लाख रुपए के स्लैब रेट हैं, क्या वेस्ट हो जाएंगे? आंसर इज नो। याद करो, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि पहले बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट यूज करोगे, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेंगे उस पे टैक्स की बातें करोगे। अब सर मेरे 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट पूरी बची है और 2 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो अगर मैं इस लिमिट को यहां यूज करूंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे नील हो जाएंगे, और अगर कैपिटल गेन ही नहीं होंगे तो टैक्स मेरा 0 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहा है भाई साहब, सर अगर देखो इस तरह के क्वेश्चन आ गए ना सर फिर सॉरी मांगते हैं आपसे, ये हम सही नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे भाई? क्यों नहीं हो पाएंगे सर? क्यों नहीं हो पाएंगे? मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, ध्यान रखना, क्वेश्चन आसान होंगे बट क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से बस। अब अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए तो क्या 90% बच्चा गलती करेगा? नहीं करेगा? यस करेगा, तभी तो रिजल्ट 10% आता है। जो बच्चा सारे प्रोविजन अपने दिमाग में लेके क्वेश्चन करेगा ना, वही सही करके आएगा। और एक बच्चा कहता है सर रिबेट भी तो मिलती। रिबेट क्यों मिलेगी सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स में से कोई भी रिबेट नहीं मिलती। यहां तो रिबेट वैसे ही नहीं मिलनी मेरे बच्चे, यहां तो रिबेट वैसे ही नहीं मिलनी। जो रिबेट होती है वो 112 कैपिटल ए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलती है। यहां फिर भी नील क्यों आ रहा है? नील इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरी एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की बची है उसको मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यूज किया, इसलिए मेरा टैक्स नील आ गया जी। यहां पे आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ा पीछे करके दोबारा सुन लेना मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है, अब मैं ज़्यादा इसको लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम रिवीजन कर चुके हैं कैपिटल गेन की भी। वहां पर ही मैंने एग्जांपल करवाए थे कि जो आपकी बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होती है, जो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होती है उसको पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में यूज करते हो, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में यूज करते हो, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में करते हो। तो यहाँ मेरे पास है ही क्या, 112A के ही तो हैं और 2.5 लाख की लिमिट मेरी पूरी बची है। अगर मैं आपस में यूज करूंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे नील हो जाएंगे, और अगर टैक्स ही मेरा नील हो जाएगा, इनकम ही नील हो जाएगी, तो टैक्स भी आपका नील ही आएगा जी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है जी। अच्छा अगला देखो जी, अगला फिर गलती करोगे। अगला 100% कह रहा हूं, 100% आप फिर गलती करोगे अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर एक्स इज ए सीनियर सिटीजन। जैसे ही बच्चे ने ये लाइन पढ़ी, बच्चा पहली गलती के लिए तैयार हो गया। पता क्यों? उसने दिमाग में क्या लेके चला कि सीनियर सिटीजन है, एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख वाली मिलेगी। उसने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा कि ये पर्सन 115 BAC वाला ऑप्शन ले रहा है। सर याद करो, 115 BAC वाले केस में चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो नॉर्मल केस हो, हर केस में 2.5 लाख की लिमिट है। कंफ्यूज कर दिया पहली लाइन में। मेरे भिंडी कलर के बच्चे, कद्दू बैंगन कलर के बच्चे, क्या उसने कंफ्यूज कर दिया? नहीं कर दिया। पहली लाइन में ही ना आधे बच्चे उसने गिरा दिए।
आधे बच्चे तो पहली लाइन में ही उड़ गए सर, जब उसने पढ़ा सीनियर सिटीजन, उनके दिमाग में क्या आया, 3 लाख रुपए की लिमिट है, जबकि लिमिट आपकी 2.5 लाख रुपए की है, क्योंकि 115 बीएससी वाला क्वेश्चन है। अमेंडमेंट भी तो आएगी ना सर, अमेंडमेंट बेस क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस है। उसके बाद एक और वो कह रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस 5 लाख रुपए के हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A नहीं 112 कह रहा है वो सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A नहीं कह रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है 5 लाख रुपए के, उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। पहले तो ये बताओ, पहले ये बताओ, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे? सर क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे? बच्चा कह रहे हैं होंगे, होंगे। इधर देखो ध्यान से, अब ना मेरी बात को दिल पे मत लेना। हर बच्चे ने सुबह उठ के 7 बादाम खाने हैं, और हो सके तो भिगो के खाने हैं। और एक ना गुलबंदी बादाम आते हैं, गुलबंदी शायद छोटे छोटे बादाम आते हैं, वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो खाने हो सके तो। और हो सके अखरोट भी खा लेना, नारियल पानी दिन में पीना, च्यवनप्राश खाना, तब जाके बातें समझ में आएंगी आपको। बच्चा कह रहा है सर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे। भैया मेरे क्यों होंगे? सर आप सारी बातें भूल गए हो पुरानी, और मेरे को लग रहा आपने रिवीजन क्लास सही ढंग से अटेंड की है। और जो बच्चे आधे क्लास बीच में छोड़ के जाते हैं, ये उनके हालात हैं जो ये काम कर रहे हैं, या वो ध्यान से सुनते नहीं है। तो चैट बॉक्स, उनका काम क्या सिर्फ चैट बॉक्स में लगे रहना। मैं कई बार देखता हूं बच्चे बिना बात की चैट बॉक्स में बातें लिखते रहते हैं, जिसका कोई क्लास से लेना देना ही नहीं होता, इस चक्कर में समझ में नहीं आता। अब एक बात मैंने सोच के बताओ, अगर 115 बीएससी वाला ऑप्शन लेते हैं, मैंने वहां पे भी आपको समझाया था कि 115 बीएससी वाले हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही खत्म कर सकते हैं, दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं कर सकते। बच्चा कह रहा है सर ऊपर तो आपने किया, सर ऊपर आपने 115 बीएससी वाला ऑप्शन कहां पे लिया आपने? ऊपर वाले केस में लिया ही नहीं आपने, इस वाले केस में आपने ऑप्शन कहां लिया? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मतलब 115 बीएससी वाला नहीं है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आपने दूसरे की इनकम से खत्म कर दिया। बट जहां आपने 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया, उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होते हैं, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस जो होते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही खत्म होते हैं। बस ये बात ध्यान दो। तो मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, अब क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे? आंसर इज नो। ये एज इट इज 5 लाख रुपए के लॉस जो हैं, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचे 2.5 लाख, सॉरी 5 लाख के बचे। अब ये 5 लाख पे टैक्स मत लगाना सर, 5 लाख पे मत लगाना। अभी मेरी 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट बैलेंस बची है, क्योंकि चेक करो मेरी कोई भी इनकम नहीं है सर, मेरी कोई भी इनकम नहीं है। मिस्टर एक्स है, सीनियर सिटीजन है, बट 115 बीएससी वाला है, तो चेक करो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, वो 2.5 लाख रुपए की लिमिट मेरी पूरी की पूरी बची है। तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से पहले मैं वो 2.5 लाख की लिमिट यूज करूंगा, फिर मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने बचेंगे? 2.5 लाख रुपए के बचेंगे। इसको मैं 20% लगा दूंगा टैक्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे 20% टैक्स लगता है जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में 20% टैक्स है, तो 50,000 पे टैक्स आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें 12,500 की रिबेट भी माइनस होगी। सर 12,500 की रिबेट माइनस क्यों होगी? क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख है, अगर मेरी इनकम 5 लाख तक होती है तो 12,500 की रिबेट मिलती है। अब 50,000 में से 12,500 माइनस किया, टैक्स कितना हो गया? 37,500। उसमें 4% अगर आप सेस जोड़ोगे तो 39,000 पे आंसर निकल के आएगा जी। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरह से आंसर निकलेगा। बच्चा कह रहा है भाई साहब सही में सर तोते उड़ गए सर। ये जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है ना, दोनों ने तोते उड़ाती है। तोते उड़ने भी चाहिए, क्योंकि सर सारा पेपर आसान तो नहीं बनेगा ना। मैंने कहा था 50 से 60 का आसान बनेगा, बाकी 40 से 50 का तो ऐसा ही बनेगा जहां पे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ये बात ध्यान देना सर, 40 से 50 नंबर का ऐसा ही बनेगा जहां दिमाग चलाना पड़ेगा। और क्वेश्चन सिंपल है। इस क्वेश्चन में है क्या सर? जिसके सारे प्रोविजन क्लियर हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बट हाँ, जो बच्चा सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है उसको समझ में नहीं आएंगे ये, क्योंकि पहले प्रोविजन ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन क्लियर कैसे होंगे? जिसको यही नहीं पता 115 बीएससी में क्या है, जिसको यही नहीं पता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रिबेट मिलती है नहीं मिलती, जिसको यही नहीं पता रिबेट किस इनकम तक मिलती है, वो आंसर क्या करेगा जी? तो भैया 115 बीएससी वाला है, चाहे सीनियर सिटीजन हो, हर केस में 2.5 लाख की लिमिट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी। कई बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। उन सबके लिए एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया हुआ है।
और अगर 115 बीएससी वाला ऑप्शन लूंगा, आप सब जानते हो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं कर सकते, तो सारे लॉस मेरे बैलेंस बच गए। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ही नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के हैं 5 लाख रुपए के, अब मेरी 2.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट पूरी बची है, क्योंकि इसके अलावा मेरी कोई दूसरी इनकम नहीं है। अब 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस के बैलेंस बचे 2.5 लाख रुपए। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20% टैक्स हो गया, 50,000 पे टैक्स आ गया, और 12,500 की रिबेट माइनस की तो 37,500 रुपए टैक्स आया, प्लस में 4% सेस करेंगे, 39,000 पे आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनली ये हमारा आंसर निकल के आएगा जी क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो अब जाके हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ का चैप्टर जो है हमारा अच्छे से हो गया। बाकी सर जो स्कैनर में क्वेश्चन दिए हूँ मैं उसको भी अच्छे ढंग से कर लेना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी जी। ठीक है, तो ये 11 के 11, और मुझे उम्मीद है 11 के 11 किसी के भी सही नहीं होंगे जी, मुझे पूरी उम्मीद है सर। एक बार फिर भी कमेंट बॉक्स में अभी तो डाल देना, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना किसके सेट ऑफ वाले चैप्टर में 11 के 11 सही थे या कितने सही थे जी, ताकि मैं देखूं तो सही कि सेट ऑफ वाले चैप्टर में आप क्या करके आते हो। ठीक है जी, और जरूर चैट बॉक्स में डालना सर, और जिसको डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। जिस बच्चे को डाउट्स का रिप्लाई आता होगा वो रिप्लाई कर देना, नहीं तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ध्यान देना जी। तो फाइनली अब जाके सेट ऑफ वाले क्वेश्चन में पैकअप करने जा रहा हूं जी। डाउट है साइड में लिख लो, कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अब ये सेट ऑफ वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना अगला मेरा है क्लबिंग ऑफ इनकम। आओ जी फटाफट से आओ। अब क्लबिंग ऑफ इनकम तो बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है जी। एक बार क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करते हैं जी। क्लबिंग ऑफ इनकम में देखना जी, क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या है। इनकम फ्रॉम, पहला क्वेश्चन देखो जी, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। अपने बोल दो नहीं, अगर आपने इनकम ट्रांसफर की है विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट तो इनकम किस में क्लब होगी? ट्रांसफर की इनकम में क्लब होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा जी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर ए बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर बी देखो जी, इन केस ऑफ इररिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ। अपने आप बोल देना जी, अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर है तो मैंने पहले भी कहा था इररिवोकेबल ट्रांसफर वाले केस में इनकम जो होगी वो ट्रांसफरी की इनकम में क्लब होगी, ट्रांसफर की इनकम में क्लब नहीं होगी। तो देखो जी, अच्छा वो क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा वो कह रहे हैं इन केस ऑफ इररिवोकेबल ट्रांसफर इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, मतलब कब से क्लब होना स्टार्ट होगी जी? तो एज एंड व्हेन पावर टू रिवोक अराइज, ये राज व्हेन पावर टू रीएज्यूम अराइज, मतलब जब आपके पास एसेट लेने वापस लेने की पावर आ जाएगी, मतलब जब ट्रांसफर की डेथ हो जाएगी ना उसके बाद से क्लबिंग तुम्हारे अंदर स्टार्ट हो जाएगी जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं व्हेन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड्स 20,000 एज द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ 64(1)(a) टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ रिस्पेक्टिव। अपने आप बोल दो नहीं, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम 20,000 पे है, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम 20,000 पे है तो पेरेंट्स की इनकम में कितनी क्लबिंग करेंगे? 20,000 क्लबिंग करेंगे या 1,500 रुपये माइनस करने के बाद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है 1,500 माइनस करने के बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि 1,500 रुपये पर चाइल्ड एग्जम्पशन मिलती है। तो 20,000 में से 1,500 गए, 18,500 की आपकी इनकम निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ो। 7 क्या है? मिसिज आर रिसीव सैलरी ऑफ 1 लाख फ्रॉम पीक्यू लिमिटेड। मिस्टर आर को सैलरी मिल रही है 1.5 लाख फ्रॉम पीक्यू लिमिटेड, और बोथ ऑफ देम हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। अदर इनकम जो मिस्टर आर की है, यहाँ मिस्टर आर लिख लो और यहाँ भी मिसिज आर लिख लो। अदर इनकम जो है मिस्टर आर एंड मिसिज आर की जो है एक्सक्लूडिंग सच रेमुनरेशन 10 लाख है और 12 लाख रुपए है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मिस्टर आर की इनकम 10 लाख रुपए है, मिसिज आर की इनकम 12 लाख रुपए है। तो अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, मैंने आपको क्लबिंग के चैप्टर में कहा भी था जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी क्लबिंग उसके अंदर होगी। अब क्या यहाँ पे अदर इनकम जो है वो आर की ज्यादा है या मिसिज आर की ज्यादा है? मिसिज आर की ज्यादा है। और अगर अदर इनकम मिसिज आर की ज्यादा होगी तो मिस्टर आर की जो सैलरी होगी ना वो मिसिज आर में क्लब होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो अपने बोल दो, आर को सैलरी मिल रही है 1.5 लाख रुपए, मिसिज आर को मिल रही है 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख तो मिसिज आर में क्लब होगा ही होगा। ये मिस्टर आर की सैलरी भी मिसिज आर में क्लब हो जाएगी। तो 12 लाख रुपए सैलरी है मिसिज आर की, तो 12 लाख रुपए ये
1 लाख रुपए ये 13 लाख रुपए हो गया, और 1.5 लाख रुपए ये कितना हो गया 14.5 लाख रुपए हो गया। तो मिसिज आर की टोटल इनकम आ गई 14.5 लाख रुपए, और मिस्टर आर की टोटल इनकम कितनी है 10 लाख रुपए। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर बनेगा जी। और कई बच्चे गलती से भी हस्बैंड में क्लबिंग मत कर दें सर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, गलती से भी इस क्वेश्चन में हस्बैंड में क्लबिंग मत कर देना, क्योंकि दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जहां पे होगा उस केस में इनकम उसमें क्लब होगी जिसकी इनकम ज्यादा होगी। और आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे इनकम जो है वो मिसिज आर की ज्यादा है ना कि मिस्टर आर की ज्यादा है, ठीक है। तो मिसिज आर में सारी सैलरी क्लब हो जाएगी, और बाकी मिस्टर आर की जो नॉर्मल इनकम है उस पर तो मिस्टर आर ही टैक्स पे करेगा। वो कितनी इनकम है 10 लाख रुपए की है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बन जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जी, पक्का पक्का। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जी, 1 लाख रुपए अर्न किया माइनर चाइल्ड ने फ्रॉम मैनुअल एक्टिविटी इज इन्वेस्टेड इन एफडीआर, मतलब एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। ही अर्न 10,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीआर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 1,10,000 शैल बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ, अपने आप बोल दो जी। अब जो 1 लाख रुपए की इनकम कमाई है उसने मैनुअल एक्टिविटी से कमाई है। अब जो 1 लाख रुपए की इनकम कमाई है उसने कमाई है मैनुअल एक्टिविटी से। मैंने पहले भी कहा था अगर कोई इनकम स्किल से होगी, टैलेंट से होगी, एक्सपीरियंस से होगी, मैनुअल काम से होगी, उस केस में वो इनकम क्लब नहीं होगी। बट हाँ 1 लाख रुपए क्लब नहीं होंगे, बट 1 लाख रुपए को जो इन्वेस्ट करके उसने 10,000 रुपए की इंटरेस्ट की इनकम कमाई है, क्या वो इनकम माइनर में क्लब होगी या पेरेंट्स में क्लब होगी? वो इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी। सर आपको मैंने लास्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास के अंदर भी कहा था कि माइनर की सारी इनकम क्लब करना, माइनर की सारी इनकम क्लब करना सिर्फ 2 इनकम को छोड़ के। इट मींस कहना पता क्या चाह रहा हूं कि जो इनकम माइनर की इनकम में क्लब नहीं होगी ना, अगर उस इनकम से भी कोई इनकम कमाई होगी तो वो इनकम जो होगी पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी। भाई जो इनकम माइनर की इनकम, मतलब सॉरी जो इनकम माइनर की इनकम है वो हमें क्लब नहीं करनी। कौन कौन सी क्लब नहीं करनी? एक तो हैंडीकैप वाली क्लब नहीं करनी, टैलेंट एक्सपीरियंस वाली क्लब नहीं करनी। अब जो इनकम माइनर की है वो अगर क्लब नहीं होगी, बट उस इनकम को कहीं इन्वेस्ट करके जो इनकम कमाई होगी वो इनकम पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। और इस इनकम को पता क्या नाम देते हैं? याद करो, मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे, उनको मैंने क्लास में बताया भी था, एक्रीशन ऑफ इनकम। इसको क्या बोलते हैं? एक्रीशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम से इनकम कमाना। तो वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में एक्रीशन ऑफ इनकम क्लब नहीं होता, बट माइनर वाले केस में एक्रीशन ऑफ इनकम क्लब हो जाता है। मैं दोबारा बोलूंगा, वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में एक्रीशन ऑफ इनकम क्लब नहीं होता, ठीक है, बट माइनर वाले केस में एक्रीशन ऑफ इनकम क्लब हो जाता है। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो जो भी इनकम आपने 1 लाख से कमाई है 10,000 रुपए, वो 10,000 रुपए की इनकम क्लब हो जाएगी, बट 1 लाख रुपए की इनकम क्लबिंग नहीं होगी। तो ये 1 लाख रुपए असेस होगी माइनर के हाथ में और 10,000 रुपए असेस होगी पेरेंट्स के हाथ में। तो आंसर क्या बनेगा? माइनर और पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर बनेगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल जी, ठीक है। तो एग्जाम में ना कई बार वो कंफ्यूज करेंगे, बस ये बात ध्यान देना कि जो इनकम स्किल से है, टैलेंट से, एक्सपीरियंस से है, वो इनकम क्लब नहीं करनी। उस इनकम को इन्वेस्ट करके अगर कोई इनकम कमाई है वो इनकम पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी, ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सिक्योरिटी 20 लाख रुपए की है, वो ट्रांसफर बाय द अभी मेंबर ऑफ एचयूएफ टू एचयूएफ, मतलब अभी ने अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी। फिर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम 2 लाख इज अर्न ऑन द सिक्योरिटी सो ट्रांसफर। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, और 1/4 शेयर है अभी का और 1/4 उसकी वाइफ का है। हाउ मच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अभी? आपने आप बोल देना चाहिए। अब अगर 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी एचयूएफ को ट्रांसफर की और एचयूएफ ने 2 लाख रुपए की इनकम कमाई, उसमें 1/4 शेयर उसका है, 1/4 उसकी वाइफ का है, तो उसका शेयर तो टैक्सेबल होगा। क्या उसकी वाइफ का शेयर भी उसमें टैक्सेबल होगा? नहीं होगा? आंसर इज यस होगा, आंसर इज यस होगा। तो 1/4 उसका है, 1/4 वाई का है, तो 1/4 कितना हो गया? 2/4 हो गया ना। तो अगर मैं 2 लाख रुपए की इनकम है उसका 2/4 निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए की इनकम जो होगी वो अभी के हाथ में टैक्सेबल होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, याद करो जी। अगर आपको लास्ट क्लास ध्यान आ रही हो तो सेक्शन 64(2) हमने एचयूएफ वाला किया था। वहां पर मैंने क्या कहा था
कि अगर कोई पर्सन अपने खुद की प्रॉपर्टी एचयूएफ में कन्वर्ट करेगा तो वो इनकम उसमें क्लब हो जाएगी मेंबर्स में, और जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा तो उसकी इनकम, उसकी वाइफ की इनकम, माइनर की इनकम, सन्स वाइफ की इनकम उसमें क्लब होगी। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की इनकम है, 1/4 शेयर उसका है, 1/4 उसकी वाइफ का है, तो 2 हो गया, 2/4 मतलब 1/2 हो गया। तो 2 लाख रुपए का 1/2, 1 लाख रुपए की इनकम जो होगी वो अभी में क्लब हो जाएगी। ये बात ध्यान दो, 1 लाख रुपए की उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। उसके बाद फिर आओ जी क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ जी। एक बार 26 देखना जी। 26 कह रहा है माइनर बच्चे वाले केस में एग्जम्पशन कितनी मिलती है जी, जल्दी बताओ जी। माइनर चाइल्ड वाले केस में एग्जम्पशन की लिमिट कितनी है? माइनर चाइल्ड वाले केस में अप टू 1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। मतलब हर बच्चे की 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलती है माइनर वाले केस में। बस ये बात ध्यान दो जी, हर केस में 1500 रुपए की कितनी मिलेगी? एग्जम्पशन मिलेगी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 28 देखो। एन इंडिविजुअल हैज 3 माइनर चाइल्ड ए बी सी, 3 माइनर बच्चे हैं, उसकी इनकम 1200 रुपए है, 2000 रुपए है, 1500 रुपए है। कह रहे कितना टैक्सेबल होगा जी? अब सोच के बोलना, अगर हर बच्चे को 1500 रुपए की लिमिट है तो जिसकी इनकम 1200 रुपए है सारा एग्जाम्प्ट हो गया, जिसकी इनकम 1500 रुपए है सारा एग्जाम्प्ट हो गया, जिसकी इनकम 2000 रुपए है 2000 में से 1500 माइनस किए, बैलेंस बचे 500 रुपए, बस वही टैक्सेबल होंगे। तो टैक्सेबल कितने होंगे? 500 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर बनेगा जी। ठीक है जी, तो याद करो ये कौन से प्रोविजन लगा रहे हैं सर, ये याद करो कौन से प्रोविजन लगा रहे हैं। ये प्रोविजन हम लगा रहे हैं सेक्शन 64(1)(a), जो माइनर चाइल्ड वाला है, ये प्रोविजन उसके हैं जी। और मैं चाहता हूं अगले क्वेश्चन का आप ही मुझे आंसर दो, मैं आपको आंसर ना दूं। एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ना, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बात ध्यान देना। अगला देखो जी, जी हैज 4 माइनर चाइल्ड, जी के 4 माइनर बच्चे हैं, 2 डॉटर हैं और 2 सन है, 2 डॉटर है 2 सन है। एनुअल इनकम ऑफ 2 डॉटर, 2 एनुअल इनकम जो 2 डॉटर की है 7500 है और 5000 है, और सन की है 5500 और 1250 रुपए। अब जिस डॉटर की एनुअल इनकम 5000 रुपए है ना, वो डिसेबल है, और अगर वो डिसेबल है उसकी इनकम तो क्लब नहीं होगी, तो ये 5000 वाली पे तो क्रॉस मार दो। इसकी इनकम क्लब नहीं होगी क्योंकि वो डिसेबल है, डिसेबल वाले केस में क्लबिंग नहीं होती। और फिर वो कहना चाह रहे हैं वर्क आउट द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न बाय माइनर चाइल्ड टू बी क्लब इन हैंड्स ऑफ जी। फिर जी के हाथ में कितनी इनकम क्लब होगी? पहली बात, जिसकी इनकम 5000 रुपए है वो तो डिसेबल है, बाहर निकाल दो। जिसकी इनकम 1250 रुपए है वो भी एग्जम्प्ट है क्योंकि लिमिट 1500 रुपए की है, सारी एग्जम्प्ट हो गई। अब बैलेंस बचे कौन से? ये 7500 वाला और ये 5500 वाला। तो 7500 में से 1500 माइनस गए, 5500 में से 1500 गए, तो यहाँ पे कितने बचे आपके? 6000 यहाँ बचे और 4000 यहाँ बचे। 10,000 रुपए की इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जी। अगर किसी को कंफ्यूजन है ना, अगर किसी को कंफ्यूजन लग रही है, ऐसा करना, चारों बच्चे अलग अलग लिख के देख लेना। चारों बच्चे अलग अलग लिखो जी। 75, 50, 75, 5000, 55, 1250। 1250 वाला सारा एग्जाम्प्ट हो गया। 5000 वाली डॉटर डिसेबल है, वो एग्जाम्प्ट हो गई। 7500 में से 1500 हटाए, 5500 में से 1500 हटाए, जो बैलेंस बचे टोटल करोगे 10,000 पे आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही आंसर होगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बार बताना किन किन के अभी तक सारे सही हैं जी। मुझे उम्मीद है वैसे सारे सही होंगे नहीं, बट फिर भी किन किन के सारे सही हैं अभी तक? कोई है बच्चा जिसके सारे ही सही हों जी, जिसके सारे ही सही हों? चलो कुछ बच्चे तो थोड़ा सा लग रहे हैं, बाकी सब नलायकों का जमावड़ा है। आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर, अब आओ जी 39 और 40 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 क्या है जी? मिसिज रवि को सैलरी मिल रही है 4 लाख रुपए फ्रॉम ए फर्म वेयर हर हस्बैंड हैज 16% प्रॉफिट शेयर। Mrs. Ravi does not have qualification or experience. Apart from the above amount, the income of Mrs. Ravi 3.5 लाख रुपए है। आपने आप बोल देना जी, मिसिज रवि को सैलरी मिल रही है 4 लाख रुपए, और मिसिज रवि जिस फर्म में काम करती है उस फर्म में उसके हस्बैंड का 16% की प्रॉफिट शेयरिंग है, और मिसिज रवि के पास कोई स्किल कोई टैलेंट नहीं है। आपने आप बोल देना जी। पहले तो ये बताओ, क्या उसके हस्बैंड का इस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? सर क्या उसके हस्बैंड का इस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? आंसर इज नो। वो कब बनता है? अगर वोटिंग पावर या प्रॉफिट शेयरिंग 20% या उससे ज्यादा हो।
अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग 20% से ज्यादा नहीं है तो उस केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं है, और अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ही नहीं है उस केस में क्लबिंग की बात भी नहीं होगी। तो अब जो ये वाइफ को सैलरी मिल रही है 4 लाख रुपए, ये हस्बैंड में क्लब नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। रीजन बिंग उसके हस्बैंड का इस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो भैया फिर ये 4 लाख रुपए वाइफ की इनकम में जुड़ेगी, और ये 3.5 लाख रुपए भी किसकी इनकम है? वाइफ की है। तो हस्बैंड की इनकम तो बनेगी 0 और वाइफ की इनकम बनेगी 7.5 लाख रुपए। तो आंसर आएगा मिस्टर रवि का नील और मिसिस रवि के 7.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और कई बच्चे ना यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि ये 4 लाख रुपए की सैलरी रवि में जोड़ देते हैं, फिर पता क्या बोलते हैं? मिसिस रवि के 3.5 लाख रुपए, मिस्टर रवि के 4 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी जो गलत है। सर यहाँ पे क्लबिंग का लॉ मत लगाना। क्लबिंग का लॉ एप्लीकेबल तब होता है अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। इस केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्लबिंग कैसे करोगे आप? क्योंकि क्लबिंग होगी तो तब होगी ना जब इंटरेस्ट होगा, जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस केस में क्लबिंग भी नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 40, एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ मैरिज ऑफ हिज सन मिस्टर शर्मा गिफ्टेड लैंड टू हिज वुड बी डॉटर इन लॉ, और मैरिज हो गई बाद में। अब कहना चाह रहे हैं कि उसकी इनकम जो है वो किस में क्लब होगी? आफ्टर मैरिज। आपने आप बोल दो जी, क्या जब एसेट ट्रांसफर की क्या वो उनकी डॉटर इन लॉ थी? आंसर इज नो। सर जब एसेट ट्रांसफर की उस टाइम उसकी शादी पक्की हो रही थी, वो वुड बी डॉटर इन लॉ थी। तो अगर वुड बी डॉटर इन लॉ है ना तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में फादर इन लॉ में क्लबिंग नहीं होगी, फिर डॉटर इन लॉ की इनकम ही क्लब होगी। बस ये पर ध्यान देना। हाँ अगर उस टाइम शादी हो चुकी होती, अगर उस टाइम शादी हो चुकी होती और जब वो इनकम कमा रही है तब भी वो डॉटर इन लॉ होती, फिर इनकम फादर इन लॉ में क्लबिंग हो जाती। बट इस केस में जो एसेट ट्रांसफर किए उस टाइम इन दोनों का रिश्ता एग्जिस्ट नहीं करता था। और मैंने कल भी कहा था सर रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एक्यूरल ऑफ इनकम। अब जब ट्रांसफर के टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्लबिंग फादर इन लॉ में नहीं होगी। क्लबिंग जो होगी वो डॉटर इन लॉ में ही इनकम जोड़ेगी। तो जो भी इनकम होगी वो डॉटर इन लॉ ही उस पर टैक्स पे करेगी, फादर इन लॉ टैक्स पे नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आओ जी। आपने बोल दो क्वेश्चन नंबर 46 कहना चाह रहे हैं अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अभी आपको मैंने बताया था जी, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो इनकम किस में जोड़ोगे? जिसकी इनकम ज़्यादा होगी फिर क्लबिंग उसमें होगी। भाई जिसकी इनकम ज़्यादा होगी फिर क्लबिंग उसमें होगी। आपने अब बोल दो हायर वाला केस कौन सा है? टोटल इनकम हुज इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज हायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये बनेगा जी, ठीक है जी। मतलब जो सैलरी मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है उस इनकम को छोड़ के बाकी जो अदर इनकम होगी वो अदर इनकम जिसकी ज़्यादा होगी क्लबिंग उसके अंदर होगी। बस ये बात ध्यान देना है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 बजेगा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 47 है इंपॉर्टेंट, इसमें आप करोगे गलती। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप 100% गलती करोगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ना जी। रोहन अर्न 2.5 लाख रुपए एज इंटरेस्ट फ्रॉम ए फर्म where he has made a total investment 5 lakh as on the first day of previous year. Out of the total investment of 5 lakh, 3 lakh is the amount which was gifted by his wife Tina. What is the amount shall be club in the hands of Tina? क्या कहना चाह रहे हैं जी? क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर रोशन ने 2.5 लाख रुपए कमाए और 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, 2.5 लाख रुपए कमाए। उस 5 लाख में से 3 लाख रुपए उसकी वाइफ ने गिफ्ट किए थे। अब अगर उसकी वाइफ ने गिफ्ट किए थे तो उस पैसे पर जो शेयर निकल के आएगा वो किस में क्लब होगा? टीना में क्लब होगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अगर 2.5 लाख रुपए कमाए 5 लाख रुपए लगाकर तो 3 लाख से कितने कमाए? क्या निकाल सकते हो? सर अगर 5 लाख रुपए लगाकर 2.5 लाख रुपए कमाए तो उसकी वाइफ ने जो 3 लाख रुपए गिफ्ट किए उसको लगाकर कितने कमाए? 1.5 लाख रुपए। तो आंसर कितना आएगा? अगर मैं वैसे निकालूं 2.5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 लाख रुपए तो 1.5 लाख रुपए होगा। तो 1.5 लाख रुपए जो होगा वो टीना में क्लबिंग हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो, ये आंसर निकल के आएगा। एक बार दोबारा बोल रहा हूं सर, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, बच्चा गलती करके आता है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में करना क्या है। सर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक बात मुझे बताओ, प्रैक्टिकली सोचना, प्रैक्टिकली सोचना। मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा के 2.5 लाख रुपए कमाए। उस 5 लाख में 3 लाख रुपए मेरी वाइफ ने गिफ्ट किए।
तो जो पैसा मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया होगा उस पर जो इनकम कमाऊंगा वो क्लबिंग किस में होगी, वाइफ में होगी ना। तो क्या वो 2.5 लाख रुपए 3 लाख से हैं? आंसर इज नो। 2.5 लाख रुपए 5 लाख से हैं, तो 3 लाख से कितने होंगे वो निकाल लो। तो जो पैसा होगा वो वाइफ में क्लबिंग करोगे, ये बात ध्यान दो, ये आंसर निकल के आएगा जी। तो 2.5 लाख रुपए डिवाइड बाय 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए होगा। 1.5 लाख रुपए आप टीना में क्लबिंग कर दोगे जी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन देखो जी, लास्ट के 2 क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ऊपर वाला क्वेश्चन सेम था, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, फर्क मैंने बस एक फर्क कर दिया। देखो ये क्या है, मिसिस रवि को सैलरी मिल रही है 4 लाख रुपए और उसके हस्बैंड का पहले 16% था, अब 24% है। क्या अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं? आंसर इज यस है। और अगर अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगी तो ये सैलरी जो होगी ना उसकी हस्बैंड में क्लब होगी, बस ये बात ध्यान दो। सर 16% वाले में सैलरी वाइफ में क्लबिंग की थी, इस केस में सैलरी जो होगी वो हस्बैंड में क्लबिंग होगी। तो हस्बैंड की इनकम बन जाएगी 4 लाख रुपए और वाइफ की 3.5 लाख रुपए, ये वाली इनकम तो है। तो मिस्टर रवि की इनकम 4 लाख रुपए, मिसिस रवि की इनकम 3.5 लाख रुपए, आंसर बनेगा सी। मतलब याद करो, ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर डी था जी, उसका आंसर डी था, इसका आंसर क्या बनेगा जी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो जी, सेक्शन नंबर 64(1)(4) which asset shall be included in the income of individual who transfer asset to his or her spouse। याद करो जी, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हस्बैंड वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो सारी एसेट पे क्लबिंग का लो लगेगा, हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में सेक्शन 27 लगेगा। तो अपने बोल दो क्या 64(1)(4) हर एसेट पे लगेगा या हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा? हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा। रीजन क्या था? क्योंकि वहां पे सेक्शन 27 है, डीम्ड ओनर वाला। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं इफ एनी इनकम ऑफ एज पर सेक्शन 64(1)(4) विच एसेट, तो एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो फाइनली अब जाके हमने क्लबिंग के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब मेरे को याद नहीं है हमने क्लबिंग के टोटल कितने किए हैं, बट जितने भी टोटल क्वेश्चन किए हैं सर, एक बार मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं टोटल कितने किए, आपके सही कितने हैं। और ये क्वेश्चन आपके पास स्कैनर टेलीग्राम पे सारा है। मैं जरूर बोलूंगा सर आप किसी मर्जी का स्कैनर करो, बट इस स्कैनर को मिस मत कर देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, सर किसी भी हालात में इस स्कैनर की कम से कम 3 बार रिवीजन करना, ये बात ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत आ सकती है जी। ये स्कैनर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा देने का रीजन ये नहीं है, इसको आप संभाल के रख लो। आपको मैंने पहले भी कहा था सर ये स्कैनर अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो ये 600 700 रुपए का स्कैनर था जब मैं बेचता था, और आप सब जानते हो कितने बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो 2000-3000 कॉपी आराम से निकलती थी। मतलब कितने पैसे का लॉस है उसकी दिक्कत नहीं है मुझे, बट अगर स्कैनर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपका होगा देने के बाद भी। मतलब अगर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करने के बाद भी अगर नहीं करोगे ना, उसकी वैल्यू नहीं समझोगे तो दिक्कत आपको होगी जी। ठीक है, इसके आंसर भी साथ में है, ठीक है, इसके क्वेश्चन भी साथ में है। बहुत जल्दी मैं आपके डाउट सेशन लेने दोबारा से स्टार्ट करूंगा, जो जो डाउट्स हैं डाउट्स भी सोल्व करेंगे, बट एक बार पहले फटाफट से रिवीजन कंप्लीट करें, देन फिर आपके डाउट्स पे आएंगे जी। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना किस किसी कितने कितने क्वेश्चन सही हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आपने तैयारी कैसे की है। बाकी मुलाकात करेंगे अभी 10 मिनट के बाद 8:30 बजे 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट कैपिटल गेन, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके 7 कॉन्सेप्ट जो होंगे आज हम डिस्कस करेंगे। और बाकी रात को 10 बजे हम जीएसटी की रिवीजन क्लास के अंदर भी मिलेंगे जी। और 8:30 बजे सही टाइम पर पहुंच जाना, गलती से भी कैपिटल गेन के 7 कॉन्सेप्ट मिस मत कर देना जी। ठीक है, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करते हैं 8:30 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, बाय बाय। और अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन तोड़ देना जी, आज मैं कह रहा हूं तोड़ ही देना, देखी जाएगी यूट्यूब वाले जो जुर्माना लगाएंगे लगा लेने तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, बाय बाय।